पापा जी के बर्थडे पर उन्हें बधाई देते देते मैं तो मर ही जाऊंगी। इतनी सर्दी में क्या जरूरत थी आपको यहाँ पार्टी देने की? अरे घर पर भी तो कर सकते थे। विनीता, अरे कंप्लेंट करना बंद करो, पापा जी सुन लेंगे तो क्या कहेंगे। देखो आप लोग ये सब छोड़िए, टाइम हो गया, जल्दी से केक मंगवा लो तुम। जी फाल्गुन, जाके केक लेके आ और दादाजी को भी बुला लेना। जल्दी जल्दी खत्म करो, दादाजी बुला रहा हूँ। दादाजी आइए एक सेकंड यहाँ पे। जीते रहो बेटा। हैप्पी बर्थडे दादाजी। थैंक यू माय सन। आइए बाबा, केक काटते हैं। अरे ये सब करने की क्या जरूरत थी? पापा जी इस उम्र में ये सब अच्छा लगता है क्या? पापा बर्थडे पे तो सभी केक काटते हैं, फिर इसमें उम्र की क्या बात है? रणविजय, आपको तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? ये बच्चे ले आते। No, it's okay. एक्सक्यूज मी, काफी ठंड पड़ रही है, आप लोग सब एंजॉय कीजिए, मैं अंदर जाके आराम करना चाहूंगा, थोड़ा अनईजी फील हो रहा है। इनका हर बार का यही तमाशा है। 2 मिनट भी प्यार से नहीं रह सकते ये। इतना अच्छा इंतजाम किया था और बस चल दिया ऐसे ही। कैसा लग रहा है सर? आपके बच्चों ने इतनी अच्छी पार्टी दी आपके जन्मदिन के लिए। इट वाज सो नाइस ऑफ देम, है ना? सब नाटक है नाटक सूजी। मुझे पहला फुसला कर ये सभी लोग प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाहते हैं। पर सर सूजी, तुम शायद नहीं देख सकती, मुझे इनका लालच साफ साफ दिखाई दे रहा है। सारे के सारे मतलबी हैं, पर ये जैसा चाहते हैं ना वैसा मैं हरगिज होने नहीं दूंगा, इसीलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। मतलब उस दिन जो आप कह रहे थे वो आप सचमुच करने वाले? ये मेरा आखिरी फैसला है और इसे कोई नहीं बदल सकता। सर बताइए सर, मुझे क्या करना है? ये लो, इसे कल के न्यूज़पेपर में छपवा देना। मुझे अभी इसे प्रेस में देना होगा। थैंक यू सूजी, बाय। कौन कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते? कौन हो तुम?
खून के निशान यहाँ से शुरू हुए। मतलब रोहन जी यहाँ पे बैठे थे जब इन्हें गोली लगी, और उसके बाद यहाँ तक चल के आए और नीचे गिर गए। 2 गोली मारी गई है बस। ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वी। इनकी उंगलियों पे खून लगा हुआ है। ऐसे लगता है कि मरने से पहले ये कुछ लिखने की कोशिश कर रहे थे। पर वी क्यों लिखा? हो सकता है मरते मरते खूनी का नाम लिखने की कोशिश की हो। विवेक, लाश की अच्छी तरीके से फोटो ले लो और इस वी को भी उठा लो जरा। मैं उनका बड़ा बेटा हूं। पिताजी की मौत का यूं अचानक मुझे यकीन ही नहीं। भैया आप रोइए मत प्लीज। सर अभी रात को हम सब मिलकर पिताजी का बर्थडे मना रहे थे और अचानक उनकी ये मौत कैसे? हम भी यही पता करने की कोशिश कर रहे हैं। रोहन जी ने मरने से पहले नीचे मैट पे अपने खून से वी लिख दिया है। शायद वो कुछ कहना चाहते थे। ये वी खूनी का नाम भी हो सकता है। हाँ? आपके परिवार में किसी का नाम वी से शुरू होता है? वी? सर हमारे घर में तो किसी का भी नाम वी से शुरू नहीं होता। इनफैक्ट हमारे पूरे परिवार में वी से किसी का नाम नहीं शुरू होता। परिवार में किसी का नाम नहीं है, फिर भी याद कीजिए, कोई जान पहचान वाला हो सकता है, कोई दोस्त या फिर कोई दुश्मन। नहीं सर, ऐसा तो कुछ याद नहीं आ रहा। जी, तो वी अगर किसी के नाम का पहला अक्षर नहीं है तो फिर और क्या हो सकता है? अभी तो कुछ भी कहना मुश्किल है। एक बात बताइए, ये रोहन जी सबसे ज्यादा करीब किसके थे? आई मीन कोई ऐसा खास दोस्त जिससे वो अपनी सारी राज की बातें करते हो? पिताजी तो वैसे ज्यादातर अकेले रहना पसंद करते थे, और कोई ऐसा खास है भी नहीं जिससे वो ज्यादा मिलते हो। हाँ, काम की बातें वो अपने सेक्रेटरी से ही किया करते थे। हाँ सर, सूजी उनकी सेक्रेटरी। कल रात को वो यही थी हम लोगों के साथ। पिताजी की मौत से पहले वो टेंट में पिताजी से ही बात कर रही थी, फिर अचानक बाहर निकली और हम सबको बाय करके शहर की तरफ चली गई। ये अचानक पार्टी छोड़ के सूजी को शहर जाने की क्या जरूरत पड़ गई है? हमें सूजी से मिलना चाहिए। बिल्कुल, इस सूजी का फोन नंबर ले लो, बुलाओ उसे। आपके पास सूजी का नंबर होगा? 74564898। क्या विजय, समय डालना? नहीं यार, इनफैक्ट अब तो बिल्कुल भी नहीं है वो। मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ एंड इट्स वर्किंग। बिल्कुल भी दर्द नहीं। अच्छा, कहाँ कर रहे हो ट्रीटमेंट? है एक डॉक्टर, तुम नहीं जानते उसे, काफी बढ़िया डॉक्टर है। अच्छा, दो गोलियां लगने के बाद बचने का तो कोई चांस ही नहीं रहा होगा बेचारे के पास। हाँ, बेचारे को गोली भी लगी जंगल के बीचों बीच। वहां से हॉस्पिटल तक पहुंचना मुश्किल ही था। हॉस्पिटल अगर पास में होता तब भी बचना मुश्किल ही था। सर इस मैट के ऊपर से जो खून मिला है वी के निशान में, ये खून रोहन का ही है। मतलब ये वी का निशान रोहन के खून से बना है?
कहीं खूनी ने तो जाते जाते ये निशान नहीं बना दिया रोहन के खून से? अभिजीत, ये उंगली का निशान रोहन का है। इसका मतलब ये वी का निशान रोहन ने ही बनाया। वी के निशान ने दिमाग खराब कर दिया है। एक आदमी जिसे 2 गोलियां लगी है, वो उठकर जाके ये वी का निशान क्यों बनाएगा? अरे उठने की कोशिश करेगा, मदद मांगने की कोशिश करेगा, खुद उठ के जाकर खून में उंगलियां डुबाकर ऐसे वी बनाएगा। मैं भी यही समझने की कोशिश कर रहा हूं कि एक आदमी को गोलियां लगती हैं, गोलियां लगने के बावजूद वो अपने आप को 4 फीट घसीट करके ले जाता है और मैट पर वी बनाता है। इस सब के लिए उसे कितना वक्त लगा होगा? यही कोई 20-30 सेकेंड्स या ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट। काजल, इस आदमी को .45 कैलिबर की गन से गोलियां लगी हैं, वो भी बिल्कुल नजदीक से। एक गोली पेट में लगी है और दूसरी सीधी छाती में दिल को चीरती हुई बाहर निकली है। क्या तू कहना क्या चाहता है सारुण? मैं कहना ये चाहता हूं बॉस कि अगर गोली किसी इंसान को छाती में लगेगी तो दिल वहीं फट जाएगा, आदमी की मौत वहीं हो जाएगी। लेकिन ये भाई साहब चेयर से उठे, अपने आप को 4 फीट दूर लेके गए, वहां जाकर के वी बनाया और फिर मरे। यार इसके पास इतना वक्त कहां से आया? सारुण के 100 में 1 चांस भी नहीं? कुछ पल के लिए जी नहीं सकता आदमी गोली लगने के बाद? बॉस तुम कहते हो तो 100 में से 1 तो नहीं, लेकिन 1 करोड़ में से 1 चांस मान सकता हूं। वाह, तो आपका कहना है कि यह वी का निशान रोहन ने नहीं बनाया है, और आपका कहना है कि खून में जो उंगलियों के निशान हैं वो रोहन के ही। कमाल है, क्या बताया आप दोनों ने, दिमाग खुल गया है। एक्सक्यूज मी। तू यार केस को सुलझाता है क्या उलझाता है? अरे क्या उलझाना सुलझाना यार, मैं तुम्हें हकीकत बताने की कोशिश कर रहा हूं, तुम कह रहे हो कि उलझा रहा हूं। कमाल है यार। अरे रोहन के सेक्रेटरी सूजी ब्यूरो में आ गई है। सूजी ब्यूरो में आ गई? यस सर। तुम निपटो इससे। सूजी, राइट? जी सर, सूजी, रोहन सर की सेक्रेटरी। सर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? रोहन के खून के बारे में तुम्हारे साथ कुछ बात करनी थी, इसलिए। उनके खून के बारे में मुझसे? सर मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं तो वहां थी भी नहीं सर। हाँ, आप वहां पे थी नहीं, मगर मरने से पहले आखिरी बार उन्होंने आपसे मुलाकात की थी। कौन सी बात करने के लिए बुलाया था तुम्हें उन्होंने टेंट में? क्या बात हुई थी? उस रात रोहन सर ने अपने जन्मदिन का केक काटने के बाद मुझे अपनी नई वसीयत के बारे में बताने के लिए बुलाया था। नई वसीयत? ये क्या नया चक्कर है? मरने से पहले रोहन ने नई वसीयत बनवाई? जी सर, और उसके मुताबिक उनकी सारी प्रॉपर्टी चैरिटी ट्रस्ट को जाएगी। इतनी सारी प्रॉपर्टी चैरिटी के ना, बच्चों को कुछ भी नहीं? नहीं सर नहीं, उन्हें एक पैसा नहीं देना चाहते थे वो, इसलिए उन्होंने रणवीर जी से कहकर ये नई वसीयत बनवाई थी। कमाल है, इतनी नफरत करते थे वो अपने बच्चों से? क्यों, कुछ पता है तुम्हें? सर वो अपने बच्चों से बिल्कुल खुश नहीं थे, उन्हें लगता था वो सब सिर्फ उनके पैसों के पीछे हैं, किसी को उनकी कोई कदर ही नहीं है। तो शायद इस वसीयत की वजह से ही उनका खून हुआ है। हाँ, वैसे सूजी, रोहन के घर वालों में से किसी को पता था इस नई वसीयत के बारे में? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। रोहन सर ने मुझे टेंट में बुलाकर चुपके से ये बात बताई थी। वो चाहते थे कि ये वसीयत की बात मैं अखबार में छपवा दूं, ताकि सबको अखबार से ही पता चले कि उन्हें कोई पैसे नहीं मिलने वाले। उसके बाद मैं न्यूज़पेपर के ऑफिस चली गई, पर आधे रास्ते में मुझे पता चला कि रोहन सर की मौत हो गई है, तो फिर मैं लौट आई। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी तरीके से इस वसीयत के बारे में उनके घर वालों में से किसी को पता चल गया हो। हाँ? नहीं सर नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस वसीयत के बारे में रोहन सर के अलावा सिर्फ 2 लोग जानते थे, एक मैं और दूसरे उनके लॉयर रणविजय। रणविजय? सर अगर ये नई वसीयत रणविजय के पास है तो हो सकता है उनकी जान को भी खतरा। हाँ, रोहन के घर वाले तो किसी भी हद तक जा सकते हैं इस नई वसीयत को पाने के लिए। होशियार रहना विवेक, रणविजय की जान को खतरा है, खूनी अंदर हो सकता है।
सारा घर तहस नहस है। लगता है खूनी नई वसीयत के पेपर्स ढूंढने आया होगा। सर मुझे मुझे मत मारिए सर। तुम ठीक तो हो ना? यस सर। लेकिन तुम ये अलमारी के अंदर क्या कर रहे थे? हाँ? मेरे आने से पहले कुछ लोग मेरे घर में घुसे हुए थे सर। सर वो रोहन जी की नई वसीयत के पेपर्स ढूंढ रहे थे। अच्छा, फिर? सर जैसे ही मैं घर में घुसा उन्होंने मुझे देखते ही गोली चला दी। सर मैं किसी तरह उनसे बच के यहाँ अलमारी में आके छिप गया। तुमने तो उनका चेहरा देखा होगा ना? पहचानते हो उन्हें? नहीं सर, मैंने किसी को नहीं देखा। सबने मास्क पहने हुए थे। सर मुझे लगता है कि इन सब के पीछे रोहन जी की फैमिली के किसी मेंबर का हाथ है। अच्छा, ऐसा तुम्हें क्यों लगता है? सर रोहन जी की नई वसीयत के पेपर से किसी और का क्या फायदा हो सकता है? तो क्या वो पेपर्स मिले उन्हें? नहीं सर, वो मैंने कहीं और छुपा के रखे हैं। वेरी गुड। अच्छा, तुम चेहरा नहीं देख पाए तो कुछ और बात याद है तुम्हें उनके बारे में? I mean, उनके हाथ में घड़ी, कोई चेन, एक दूसरे का नाम ले रहे हो, कुछ भी? हाँ सर। सर उनमें से किसी एक के दाहिने हाथ पर एक टैटू था। टैटू? कैसा टैटू? क्या बना था? सर चमगादड़ का टैटू। चमगादड़? देखना पड़ेगा कि रोहन की फैमिली में कौन है जिसे चमगादड़ से इतना प्यार है। हाँ मैं अभी मिलना है डॉक्टर साहब से? ठीक है, तो मैं आता हूँ। हाँ, मैं अंदर आ सकता हूँ डॉक्टर साहब? अरे अभिजीत, प्लीज कम, हैव ए सीट। अब कैसे हो अभिजीत? अब तो एकदम ठीक हो गया हूँ डॉक्टर साहब। ऐसा लगता है मेरा सिर दर्द तो गायब हो गया है। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था ना कि दवाइयों से ज्यादा अपने डॉक्टर पे भरोसा होना जरूरी है। अब क्योंकि आपका सर दर्द चला गया है तो मैं आपको नई दवाई दे देता हूँ ताकि ये दर्द फिर से वापस ना आए। हेलो माया, अभिजीत की दवाइयाँ लेकर आइए। डॉक्टर साहब, ये जो पुरानी दवाइयाँ थी वे तो बिल्कुल ठीक काम कर रही हैं, तो नई दवाइयाँ जरूरी हैं क्या? अभिजीत, मुझ पे विश्वास रखो, पहले की सारी दवाइयाँ बंद कर दो और कल से आप ये नई दवाई लेना शुरू करो। दिन में 2 टैबलेट्स, एक सुबह और एक रात को। ओके, तो मैं चलूं? ओके अभिजीत, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। आसानी से मान गया। मैंने तो सुना था कि बड़ा टेढ़ा आदमी है। आइए सर, आप लोग रणविजय और सुजी से मिलने वाले थे, कुछ पता चला उनसे? जी हाँ, हम लोग उनसे मिले और कुछ पता भी चला है। आप ये बताइए कि आपकी फैमिली में कोई ऐसा आदमी है जिसके दाएं हाथ पे चमगादड़ बना है, टैटू? हाँ सर, मेरे छोटे बेटे धीरज के हाथ पर बना हुआ है, लेकिन इसका इस केस से क्या संबंध है सर? संबंध है मिस्टर अजय, संबंध है। आपका छोटा बेटा धीरज है कहाँ? बुलाइए उसे। जी, बच्चे घर पर नहीं है। नहीं है? कहाँ गए? वो लोग जंगल वाले घर पर गए। जंगल वाले घर पर? अभी भी आपके पिता रोहन जी का वहां पे खून हुआ है, ये बच्चे वापस वहां क्यों गए? पता नहीं सर। एक काम करिए, आप हमें जंगल वाले घर का एड्रेस दीजिए, देखते हैं चमगादड़ वाला हाथ अब क्या करने वाला है। हेलो डॉक्टर माया। अभिजीत अब सीआईडी में ज्यादा देर नहीं रह सकेगा। मैंने उसे वो दवाई दी है जिससे सीआईडी में उसका रहना मुश्किल हो जाएगा। और एसीपी? एसीपी को पता तो नहीं चलेगा ना? एसीपी तो सिर्फ अपने कपड़े फाड़ेगा और कुछ नहीं कर पाएगा। पुरानी दवाइयों से उसका दर्द ठीक हो चुका है, जिससे वो हम पे पूरा भरोसा करने लगा है, और नई दवाइयाँ उसका दिमाग घुमा के रख देंगी। और दया?
जब एसीपी ही कुछ नहीं कर पाएगा तो दया किस खेत की मूली है। अभिजीत का सीआईडी में टाइम खत्म। सर ये वही जगह है जहाँ से रोहन जी के फॉरेस्ट हाउस के लिए रास्ता जाता है। वो पांचों भाई यही आए होंगे। रास्ता जैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। जी, ये देखो खून का मतलब कुछ न कुछ तो हुआ है। ये तो फाल्गुन है, रोहन का पोता। फाल्गुन? इतना सारा खून? बॉडी में जगह जगह चाकू घोंपा गया है। भूमि शाह को अपने साथ लेके भागा है। कमाल है। ये पांचों भाई घर से एक साथ निकले थे। अगर एक यहाँ है तो बाकी चारों भी यहीं कहीं होंगे। एक भाई का खून हो जाए तो बाकी भाई उसे मरता छोड़ भाग कैसे सकते हैं? ऐसा भी हो सकता है दया ये काम इन चारों भाइयों में से किसी का हो। खून ताजा ताजा है, मतलब इसकी मौत अभी अभी हुई है। खून करने वाला यहीं कहीं आसपास होना चाहिए। पूरा जंगल छान मारते हैं। विवेक, बॉडी को फॉरेंसिक लैब में भेजने का इंतजाम करो। यस सर। मैंने दोबारा चेक कर लिया, रोहन जी के परिवार में ऐसा कोई भी नहीं जिसका नाम वी से शुरू होता है। हो सकता है काजल ये आदमी परिवार का ना हो, बल्कि कोई बिजनेस राइवल हो। उनके बिजनेस कॉम्पिटिटर्स का भी नाम वी से शुरू नहीं होता। ये देखो, रोहन जी को दुनिया भर से पेंटिंग खरीदने का बहुत शौक था और उनकी एक पेंटिंग है जिसका नाम है वी। ये तो एक बहुत ही मशहूर यूरोपियन आर्टिस्ट की पेंटिंग है और इसे रोहन जी के पिता पृथ्वी जी ने 1952 में लंदन के एक नीलामी से खरीदा था। और अब इस पेंटिंग की कीमत है 30 करोड़ रुपए। इसका मतलब इस पेंटिंग में ही कुछ है। मुझे भी ये लगता है। मुझे लगता है कि इस पेंटिंग में ही कोई राज है। हमें जल्द से जाके इस पेंटिंग को देखना होगा। कहां पे है ये पेंटिंग? मंदार कॉलोनी, रोहन जी के पुराने बंगले में। हेलो सर, मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। आप कौन? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? आप कौन? जी मैं सूरज, इस बंगलों का मैनेजर। आप इस जगह के मैनेजर कब से? जी मैं रोहन सर के लिए पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ। लगता है रोहन जी को पुरानी आर्टिस्टिक चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। जी मैं। वैसे ऐसी कोई पेंटिंग के बारे में आप जानते हैं जिसका नाम वी है? वी पेंटिंग? आप उसके बारे में जानती हैं? ऐसा क्या है इस पेंटिंग जो आप नाम सुनते ही चौंक गए? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं सर। वो भी पेंटिंग यहीं पर है। वो एक्चुअली क्या कि इतने दिनों से उस पेंटिंग में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर अमित, विक्रम और रोहन जी के सभी पोते उस पेंटिंग को ढूंढते हुए सभी यहाँ पर आए थे। क्या रोहन जी के सारे पोते उस पेंटिंग को ढूंढते हुए आए? जी सर। अच्छा ये बताइए कि क्या हुआ था जब वो उसे ढूंढते हुए आए? कुछ नहीं सर, लेकिन सब के सब अजीब तरह से उस पेंटिंग के बारे में बात कर रहे थे। बल्कि अब उन्होंने तो उस पेंटिंग को ले जाने के बारे में हमसे पूछा भी था। तो आपने क्या किया? पेंटिंग दे दी? नहीं नहीं सर, ऐसे कैसे दे देता? वो पेंटिंग यहीं पर है सर। आइए
आइए सर। सर ये है दुनिया भर में मशहूर वी पेंटिंग। सर ये पेंटिंग बहुत पुरानी है, ब्रिटिश जमाने से भी पहले की। और सर इसमें जो रंग का इस्तेमाल, हमें ये पेंटिंग उतार के देखनी है। मरते वक्त रोहन जी ने एक पेंटिंग का नाम क्यों लिखा होगा? बड़ी अजीब बात। फ्रेडी, क्योंकि राज इसी के अंदर छिपा है। ये देखो, इसका कवर फटा हुआ है, मतलब राज यहीं पे है। ये तो किसी खजाने का नक्शा है। ये तो कोरोना जंगल का है, ये नक्शा वहीं का है। जंगल में खजाना? और ये देखिए, ये जो रास्ता आगे की तरफ जा रहा है, ये तो रोहन जी की प्रॉपर्टी, उनकी पुश्तैनी मकान का है। इसका मतलब ये सारे के सारे खून खजाने के पीछे किए जा रहे हैं। अरे ये क्या है? अरे ये तो रोहन जी के पिता का खत है, रोहन जी के नाम। रोहन जी के नाम खत? काफी साल पुराना खत दिख रहा है ये। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि रोहन बेटा, ये पेंटिंग संभाल के रखना। इस पेंटिंग में एक खजाने का राज छुपा हुआ है, तुम्हें इस खजाने तक पहुंचना ही होगा। पृथ्वी। इसका मतलब जो कोई भी इस खजाने के पीछे है, वो तीसरे पड़ाव यानी रोहन जी की पुश्तैनी मकान में है। Oh my God. विक्रम, 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 हाँ? विक्रम, क्या हुआ? हाँ? किसने किया है? विक्रम, तुम मर गया। खून यहीं कहीं आसपास ही होगा। भाग गया। लगता है यहाँ आसपास कहीं जंगल में छुप के बैठा होगा। पहले फाल्गुन की मौत, अब उसका भाई विक्रम। ये हो क्या रहा है फैमिली में? हाँ, सब एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। और क्यों? चाकू, जो खून लगा हुआ, ये फाल्गुन को चाकू घोप घोप के मारा गया था। कहीं विक्रम ने तो नहीं मारा उसे? अपनी भाई का खून, मतलब विक्रम ने फाल्गुन को मारा और किसी और ने विक्रम को मारा। काफी गहरा चक्कर है बॉस। मतलब कोई है जो इन भाइयों से ये सब करवा रहा है, और इसका राज इस जंगल में ही कहीं छुपा हुआ है। सर, रोहन जी के सारे पोते एक खजाने के पीछे है सर। यस सर, हमें खजाने का नक्शा मिल गया है सर। उस जंगल में पुश्तैनी मकान है, वहीं मिलेंगे।
यही है वो पुश्तैनी मकान। मर चुका है। वही चाकू मारा गया ऐसे भी। तो लगता है वो लोग यहाँ से आगे निकल चुके हैं। यहाँ पर भी कोई दिख नहीं रहा है। जरूर इस घर में कुछ ऐसा छुपा हुआ है जिसको ढूंढते हुए लोग यहाँ पर आए थे। नक्शे की कोई अगली कड़ी। ये तस्वीर ऐसी टेढ़ी क्यों है? तो नक्शा देखने के लिए वो बच्चे यहां तक आ गए। तो जंगल में किसी ब्रिज का नक्शा है और ये अरे देख रहे हो, लगता खजाना यहीं पे है। सीआईडी? सर मैं इस जंगल का गार्ड हूं। आपको अंदर आते हुए देखा तो मैं खुद ही आपको हेल्प करने के लिए आ गया। पहले ये बताओ, कुछ देर पहले अभी रोहन के रिश्तेदारों में से कोई यहाँ पे आया था क्या? जी हाँ सर, आए थे। यहाँ जंगल में आसपास कोई ब्रिज है क्या? हाँ पास में ही है। जाइए देखो, ये दीवार पे जो नक्शा बना हुआ है ऐसा ही ब्रिज है? हाँ यही है। ये 15 साल पहले बना है। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर ये नक्शा 50 साल पुराना है तो 50 साल पुराने नक्शे में 15 साल पुराना ब्रिज कहां से आ गया? या तो नक्शा नकली है या फिर कोई और ब्रिज है। यहाँ जंगल में इस ब्रिज के अलावा कोई और ब्रिज है क्या? नहीं सर, ये एक ही ब्रिज है। देख, इनसे इस ब्रिज तक जाने का रास्ता मालूम करो। आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। मैं सचिन और काजल से पूछ लेता हूँ, वो जो लेटर उन्हें तस्वीर के पीछे मिला था उसे ठीक तरीके से एग्जामिन करें। पता चल जाएगा 50 साल पुराना है कि नहीं। ये नक्शा ही हमें उन बच्चों तक पहुंचाएगा। इसी नक्शे के पीछे गए होंगे वो। हाँ काजल, नक्शे के बारे में कुछ पता चला? नकली है? अच्छा, ओके ठीक है, हम लोग वहां जाके देखते हैं। हाँ हाँ, बाद में फोन करता हूँ तुमको। ये लो, नक्शा तो नकली है दया। क्या? हाँ, पेपर पुराना है पर इंक नया है। ये किसी की सोची समझी चाल है। झूठे खजाने का लालच देके सबकी जिंदगी के साथ खेल रहा है, एक एक करके मार रहा है। ऐसा काम तो रोहन का कोई दुश्मन ही कर सकता है। ये कोई ऐसा आदमी है जिसे रोहन के बारे में सब कुछ मालूम है, कोई बहुत करीबी आदमी। काजल और सचिन रमेश के घर गए, शायद वहीं से कुछ पता चल जाए। भैया मैं आपको कैसे दिलासा दूं? मैंने भी अपना बड़ा बेटा खोया, मेरे अभिनव को खोया। मैं आपके दुख को बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूँ भैया। अगर हमारे बच्चों के पीछे कौन पड़ा और क्यों? कोई तो है जो हमारे परिवार को बर्बाद कर देना चाहता है। ऑफिसर, कुछ पता चला खूनी कौन है? देखिए, खूनी तक पहुंचने के लिए हमें आप लोगों की मदद चाहिए। कैसी मदद? हमें आपके पिताजी के बारे में कुछ जानना था। उनके बारे में क्या जानना चाहते हैं आप? उनकी किसी के साथ दुश्मनी थी। जहां तक मुझे याद है मैंने कभी उन्हें किसी के साथ बहस भी करते हुए नहीं सुना। हाँ, मुझे भी याद नहीं कि पिताजी से किसी की दुश्मनी हो सकता है उनकी कोई पुरानी दुश्मनी। अच्छा, रमेश अंकल? हाँ,
रमेश अंकल? रमेश अंकल पिताजी के बहुत अच्छे दोस्तों में हुआ करते थे। जब हम तकरीबन 7-8 साल के होंगे तो पिताजी में और रमेश अंकल पे बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई थी। और तब रमेश अंकल ने पापा को जान से मारने की धमकी भी दी थी। लेकिन इस बात को तो कई साल बीत चुके हैं। कहाँ रहते हैं तुम्हारे ये रमेश अंकल? शायद अंधेरी वेस्ट के लिंकिंग रोड पे रहते थे। अंधेरी वेस्ट के लिंकिंग रोड पे? सबसे पहले यह पता करना होगा कि रमेश जी से इस दुश्मनी की वजह क्या है। जी हम लोग सीआईडी से। देखिए हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है रमेश जी के बारे में। रमेश जी हैं? उन्हें गुजरे तो 32 साल हो गए और वो मेरे ससुर जी थे, पर आप लोग उनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? 32 साल हो गए? फिर भी जरा याद करके बताइए कि उन्होंने कभी किसी रोहन के बारे में कोई बात की किसी से? रोहन? ओ रोहन, हाँ, मेरे ससुर जी और मेरे पति अक्सर किसी रोहन के बारे में बात किया करते थे। ये बताइए कि आपके ससुर और रोहन का क्या रिश्ता था? कैसे जानते थे एक दूसरे को? उन लोगों की आपस में दुश्मनी थी। ये बात तो बहुत पुरानी है, भारत में जब ब्रिटिश राज चल रहा था उस समय की। क्या हुआ था? क्यों थी दुश्मनी? मेरे ससुर जी आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए, पर रोहन ने दगाबाजी की। उनके कुछ प्लान्स चुराकर अंग्रेजों के हवाले कर दिए कुछ पैसों के लिए, जिस वजह से मेरे ससुर जी को जेल हो गई और उनके कुछ साथी भी मारे गए। मेरे ससुर जी को बहुत तड़पाया गया था जेल में। हमें आपके पति से मिलना है, बुलाइए उन्हें। जी वो भी इस दुनिया में नहीं है। We are really sorry। अच्छा आपके घर में अब है कौन? जी मेरा एक बेटा है। क्या करता है आपका बेटा? वो विदेश में रहता है। ये रही उसकी तस्वीर। अमन। ये अमन है? हाँ, क्यों क्या हुआ? जी कुछ नहीं, थैंक्स। सर आपका फोन बज रहा है। हाँ सचिन, क्या उसी आदमी का फोटो था? माय गॉड। ठीक है, ओके ओके बाय। क्या हुआ सर? इस आदमी का पता चल गया जो ये सब करवा रहा है। अच्छा, पहले हमें इन बाकी के भाइयों को रोकना होगा एक दूसरे का खून करने से। हाँ उनको रोकना होगा। चलो। तो वो जो कोई भी है, वो आदमी भी यहीं कहीं जंगल में छुपकर सारा खून खराबा होते हुए देख रहा है। वो नहीं कहीं होना चाहिए। अभिजीत, क्या हुआ अभिजीत? तुम ठीक तो हो? मैं? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ? I'm all right, yeah। चलो ढूंढते हैं उनको। अभिजीत, मैंने तुम्हारे जेब से फोन निकालकर सचिन से बात की और तुम्हें पता तक नहीं चला। वो है? क्या बात कर रहे हो? ये मैंने देखा था तुम्हें बात करते हुए, तो मैंने सोचा कि तुम्हें डिस्टर्ब क्यों करूं, है ना? चलो उनको ढूंढना होगा। अच्छा सर अब आ गए। अभी जिस तरफ है जल्दी चलना होगा, खून होने से पहले रोकना होगा उनको।
खजाना मिल गया यार, माला माल हो गए। जल्दी खोल इसे, जल्दी खोल। इतनी जल्दी क्या है मेरे भाई? विवेक, जल्दी से जाओ, पीछे से जाओ। देखो उनके पास गन है, कहीं हड़बड़ी में वो गन न चला दे। ये क्या कर रहा है यार? पागल हो गया तू? ये खजाना मेरा थोड़ी है यार, हम दोनों का है ये। खजाना हम दोनों का नहीं, सिर्फ मेरा है, समझे? सिर्फ मेरा। उसने मुझे बोला था कि तुझ पे भरोसा ना करूं। अगर उसकी बात मान लेता तो आज ये दिन नहीं देखना होता। क्या बकवास कर रहा है? अबे उसने मुझे तुझसे सावधान रहने को कहा था, तुझसे। अरे मुझसे सावधान होने की क्या जरूरत है यार? मैं तुझे थोड़े ना मारूंगा यार। हिलना मत, बिल्कुल हिलना मत। मुझे पता था कि तू पलट के ब्लैकमेल करेगा, पीछे से वार करेगा, इसलिए मैंने कोई भी सबूत नहीं छूटने दिया। सारे के सारे भाइयों को मार डाला और अब तेरी बारी है, समझे? योर टर्न। वाह रे वाह, क्या भाईचारा है, वाह। तुम दोनों के बीच में जो शक और नफरत पैदा की है ना, वो सिर्फ एक ही आदमी ने की है। आप लोग यहाँ? जी हाँ, हम लोग यहाँ। वो एक ही आदमी है जिसने तुम्हारे दादाजी का खून किया है और तुम भाइयों में फूट डाली। और ये खजाना जिसके लिए तुम एक दूसरे की जान ले रहे हो, ये भी नकली है, समझे? पर सच तो ये है कि खजाना में मिल गया है। कोई खजाना वजाना नहीं है, बकवास है ये, कुछ नहीं है इसके अंदर। और इस सब के पीछे जो आदमी है वो यहीं पर है, हम सब के बीच। तुम जहां कहीं भी हो, हम जानते हैं कि तुम अमित और धीरज को जान से मारना चाहते हो, मगर हम ऐसा होने नहीं देंगे। अगर हिम्मत है तो मैं रोक के दिखाओ। नहीं इंस्पेक्टर, तुम उन्हें ऐसे नहीं ले जा सकते। रणविजय, इन दोनों को मरना होगा। तुमने दादाजी को मारा? हाँ मैंने मारा, और मैं अब तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। तूने हमारे भाइयों को भी मरवा डाला, क्या बिगाड़ा था उन्होंने तेरा? धोखेबाज, गन मेरे पास भी है, तू नहीं बचेगा, मार दूंगा तुझे। गन लगाएगा, हाँ, गन मारेगा, हाँ, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम? हट, मर जाता हो बेचारा। मिस्टर रणविजय उर्फ अमन, आज आप कुछ कहना चाहते हैं? ये क्या कहेगा? रोहन का खून करके उसके परिवार वालों को एक दूसरे का दुश्मन बनाकर छोड़ दिया। हाँ, ऐसा करके मैंने अपने दादाजी का बदला पूरा किया। मेरे दादाजी को फंसाया था उसने। मैंने धीरे धीरे रोहन के मन में उसके बच्चों के खिलाफ शक पैदा किया और वो मेरी बातों में आ गया। और तुम्हें लगा कि वो सारी जायदाद तुम्हारे नाम पर कर देंगे, है ना? मुझे लगा कि वो ऐसा करेगा, मगर उस बेवकूफ आदमी ने मेरे सारे किए कराए पर पानी डाल दिया। उसने अपनी सारी जायदाद मेरे ही हाथों एक ट्रस्ट के नाम दान करा दी और उन्हें मारकर उन्हीं के हाथों से वी का निशान बनाकर उस खजाने का नाटक रचा तुमने। धीरज को फंसाया कैसे तुमने? मैंने उसे खजाने का रास्ता बताने का वादा किया। अगर वो अपने भाइयों को एक दूसरे के हाथों खत्म करवा सके तो। बस बाकी उनका लालच उनकी जान लेता चला गया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वकील हो तुम, वकील। अपने दादाजी का बदला ही लेना था तो कानून से सजा दिलवाते, मगर नहीं। बदले की आग और लालच
उन दोनों ने अंधा कर दिया तुम्हें। 4-4 बेकसूर लोगों के खून करवाए तुमने। अब चाहे जितनी भी वकालत करो, दुनिया की कोई भी अदालत तुम्हें फांसी से नहीं बचा सकती। ले जाओ इसे विवेक। चलो प्लीज सर। चलो सर। क्या बात है सर? खूनी पकड़ा गया, आप अब भी परेशान लग रहे हैं? हाँ दया, अभिजीत परेशान कर रहा है मुझे। समझ में नहीं आता है मुझे क्या हो रहा है उसके साथ। तुम क्यों चुप हो गए? सर वो क्या क्या? कुछ छुपा रहे हो मुझसे तुम? क्या है? सर अभिजीत पिछले कुछ दिनों से काफी बदला बदला सा है सर। मैंने उसे ऐसे पहले भी कई बार देखा है। पिछली बार सर एक क्राइम सीन पे उसने बिना ग्लव्स पहने लाश को हाथ लगाने की कोशिश की थी। वही तो समझ में नहीं आ रहा है क्यों कर रहा है ऐसे। पता नहीं सर, पर ये सब तब से हुआ है जब से उसके सर पे वो चोट लगी है। तुमने पूछा उससे? कई बार पूछने की कोशिश की सर, पर वो इस बारे में बात ही नहीं करना चाहता। अभिजीत, इतनी सारी दवाइयां किस लिए? सर दर्द की दवाइयां हैं। देखो दया, हमारे इस लाइन में एक छोटी सी गलती भी बहुत महंगी साबित हो सकती है। रात तो उसने हद ही कर दी। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। क्या आप क्या करना चाहते हैं सर? पता नहीं। सीआईडी में ऐसी गलती सिर्फ एक बार माफ हो सकती है, बार बार नहीं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सर आप अभिजीत को सीआईडी से निकाल देंगे? हाँ दया, निकाल दूंगा मैं अभिजीत को। मगर सर अभिजीत तो... देखो दया, अभिजीत सिर्फ तुम्हारा दोस्त ही नहीं, सीआईडी का एक सीनियर ऑफिसर भी है और मैं भी उसे पसंद करता हूं। मगर उसकी गलती की वजह से मैं सबकी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। और तो और अभिजीत अब सीआईडी के लिए एक खतरा बन चुका है। लोडिंग करवा दूंगा, आप बेफिक्र रहिए। जी जी नमस्ते। हाँ अरे यशपाल। जी सर। अरे भाई उस शांति लाला के ऑर्डर का क्या हुआ? क्या हुआ उस शांति लाला के ऑर्डर का? सर बस तैयार हो रहा है सर। अरे यार सुबह से फोन कर करके उसने मेरी नाक में दम कर रखा है भाई। पता नहीं से नींद भी आती है कि नहीं। सुबह 5 बजे से हर 10 मिनट में फोन करके पूछा मेरे माल का क्या हुआ, मेरे ऑर्डर का क्या हुआ। सर मैंने राजेश, विनोद और सुनील को इसी काम में लगा रखा है सर। बस वो लोग माल तैयार करके निकलवा रहे होंगे सर। अरे भाई उस लाला से मेरे पीछा छुड़वा दे यार। एक काम कर। जी सर। सबका ऑर्डर रोक के सबसे पहले उस लाला का ऑर्डर भिजवा दे। ओके सर। अरे राजेश भाई क्या हुआ, तुमने वो स्लैब क्यों छोड़ दिया? ठीक से जमा नहीं है भाई, अभी कच्चा लगा है मुझे तो। अरे कैसे कच्चा रहेगा, सभी साचे साथ में भर दिए थे। अरे विनोद जरा निकल के देख तो। ठीक है देखता हूँ।
गुड मॉर्निंग सर। अभिजीत, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे। नहीं सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। आई एम फिट सर। आई एम फिट हूँ, एकदम फिट हूँ सर। अभिजीत झूठ मत बोलो, झूठ बोलने से तुम ठीक नहीं हो सकते। अरे यार मैं ठीक हूँ ना, एक बार कहा समझ में नहीं आता क्या? अभिजीत हेलो। हाँ, इसी भी प्रद्युमन है। लाश मिली है? कौन सी आइस फैक्ट्री? ठीक है, हम लोग आते हैं। आइस फैक्ट्री में लाश मिली है। आइस फैक्ट्री में तो एक मिनट, बर्फ में दब गई होगी ना सर? हाँ अभिजीत, लाश बर्फ में दबी है, लेकिन तुम हमारे साथ नहीं जाओगे अभिजीत। तुम यहीं पर रुको। देखो, तुम्हें आराम की जरूरत है, चाहे तो कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लो। मैंने कहा ना सर, मैं बिल्कुल फिट हूँ सर। मैं एसीपी साहब ठीक कह रहे हैं, तुम्हें आराम की जरूरत है, आराम कर लो तुम। हाँ, मैं सब समझता हूँ कौन सही कह रहा है और कौन गलत कह रहा है। अभिजीत, तुम हम लोगों को गलत समझ रहे हो। सब समझ रहा हूँ दया, सब समझ रहा हूँ। एसीपी साहब मुझे सीआईडी से सस्पेंड कर रहे हैं और तुम इनकी हाँ में हाँ मिला रहे हो। बड़े दोस्त बनते हो तुम, हैं? ऐसी बात नहीं है अभिजीत। फिर कैसी बात है सर? ये 14 साल मैंने सीआईडी में लगाया, उसका ये सिला मिल रहा है मुझे। आप कह रहे हो कि घर जाके बैठ जाओ? अरे यार वो ठीक है सर, आप लोग जाइए, मैं रुकता हूं यहां पे। चलो दे। सचिन, जरा प्लग लगाओ। बर्फ को संभाल कर तोड़ो। संभाल गया?
उठा लो, संभल के उठो, संभल के। सचिन, पता नहीं कब मौत हुई होगी इसकी। लगता है कल परसों में ही डाला होगा, क्योंकि ज्यादातर बर्फ हर रोज निकाली जाती है। बात तो सही है। अरे एक बॉस, हाँ 1 मिनट इधर देखो जरा। ये देखो, सिर में घाव है। बहुत गहरा घाव है बॉस। लगता है कोई भारी चीज है जिससे वार किया गया है, और शायद इसी वजह से इसकी मौत हुई है। सर इसका मतलब है किसी ने इसके सर पे वार किया और इस लाश को आइस फैक्ट्री में डाल दिया बर्फ करने के लिए। इधर आओ, जल्दी। सब लोग देखो, देखो इस लाश को, पहचानते हो इसे? कौन है ये? नहीं सर, मालूम नहीं कौन है। ध्यान से देखकर बताओ। नहीं सर, हम नहीं पहचानते। तो फिर है कौन ये? आया कैसे यहाँ पर? लाश तो चलकर अंदर आ गई। लाश कैसे चल सकती है सर? तो फिर? सर इसके कपड़ों में से ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जिससे इसकी पहचान हो सके। बस मैं लाश को फॉरेंसिक लैब ले जाता हूँ। ठीक है, जैसे कुछ पता चले मुझे बता दो। काजल, जरा गाड़ी का इंतजाम करो। सब लोग इधर आओ। सच सच बताओ। हम तो रात को फैक्ट्री में ताला लगा के घर चले गए थे। सब साँचों में पानी भी भर दिया था। सुबह आकर देखा तो ये लाश मिली सर। अच्छा ये बताइए कि इस बर्फ को जमने में कितना समय लगा? सर कम से कम 9 से 10 घंटे तो लग ही जाते हैं सर। 9 से 10 घंटे? सर इसका मतलब ये है कि इसे यहाँ पे रात में ही डाला गया है। हाँ मगर सचिन, बंद फैक्ट्री में लाश को अंदर लाया कैसे और किसने? हाँ? चाबी किसके पास होती है फैक्ट्री की? चाबी तो मेरे पास ही रहती है सर, और सुबह दरवाजा भी मैंने ही खोला है सर। चाबी तुम्हारे पास होती है, सुबह फैक्ट्री का दरवाजा भी तुमने ही खोला। तो फिर अब तुम बताओ किसने मारा इसे? मैं कुछ नहीं जानता सर, पर मैंने खून नहीं किया सर इसका। तुमने खून नहीं किया तो फिर किसने किया खून? मैं कैसे बताऊं सर? अच्छा, तो फिर ये बताओ, ये जो बर्फ की लादियां हैं जिस साँचे में तैयार होती है, उस साँचे में पानी कौन डालता है? कौन डालता है पानी तो हम चारों डालते हैं सर, यशवंत, राजेश, सुनील और मैं सर। सर हाँ, वॉचमैन बाहर खड़ा है, उससे भी पूछताछ करते सर। हाँ, उससे भी करते। जाइए जरा वॉचमैन को लेकर आओ। सर। यशपाल, सुनील, राजेश और विनोद सर। विनोद, सच सच बता, यह आदमी कल रात को यहाँ पर आया था ना? उसके साथ तुम लोगों का झगड़ा हुआ और फिर तुम लोगों ने इसे मार डाला, हाँ या ना? क्यों? साहब हम गरीब लोगों को तो अपनी रोजी रोटी कमाने से फुर्सत नहीं है साहब। हम भला ऐसा क्यों करेंगे? तुम्हारे इस फैक्ट्री में तो फिर कौन बताएगा? ये तुम ही बताओगे ना कि क्या हुआ था यहाँ पर? सर यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड तुम ही हो? जी साहब। कल रात तुम भी थे ना ड्यूटी पे? हाँ साहब। फैक्ट्री के अंदर कैसे आए? मालूम नहीं साहब। मालूम नहीं, सबके पास एक ही जवाब है सर, ये सब के सब मिले हुए हैं। सच सच बताओ। देखो, तुम सब लोग किसी को तो बचाने की कोशिश कर रहे हो। कौन है वो? किसको बचा रहे हो तुम लोग? नहीं सर, हम लोग ऐसा क्यों करेंगे सर? अच्छा, पता तो चल ही जाएगा, समझे? सचिन, लाश की फोटो निकालो और सारे अखबारों में और टेलीविजन चैनल्स पर भेज दो। कोई ना कोई तो पहचानेगा। सर,
हाँ, कोई भी अखबार, कोई भी न्यूज चैनल नहीं छोड़ा हमने जहां उस मरे हुए लड़के की फोटोज ना भेजी हो सर। अब देखना सचिन, कोई ना कोई जवाब तो जरूर आएगा। क्या कहा? जी मेरा नाम उमंग है और मैं उस आइस फैक्ट्री का मालिक हूं। मुझे एसीपी साहब से मिलना है। उमंग, तो तुम हो उस आइस फैक्ट्री के मालिक जहां पर बर्फ के साथ साथ लाशें भी जमा की जाती है बर्फ में और बेची जाती है? ये झूठ है सर, मेरी फैक्ट्री में ऐसा कोई भी गलत काम नहीं होता। मैं तो खुद हैरान हूं कि आखिर मेरी फैक्ट्री में वो लाश आई कहां से। अच्छा, तो तुमने लाश को देखा ही नहीं है ना? नहीं सर। सचिन, जरा लाश का फोटो दिखाओ, शायद कुछ याद आ जाए। ये लाश आई कहां से? नहीं सर, इस आदमी को मैंने पहले कभी नहीं देखा। यहाँ ये आइए, बैठिए। देखिए, रोना बंद कीजिए। बोलिए, क्या बात है? प्लीज बताइए, क्या बात है? जिनका फोटो आपने न्यूज में दिया था, वो मेरे पति सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ तुम्हारा पति था? क्या एक बात बता सकती हो? सिद्धार्थ का क्या किसी के साथ कोई झगड़ा था, कोई दुश्मनी? नहीं सर, वो तो देवता समान इंसान थे और जिस हालत पे वो थे उनका कौन दुश्मन हो सकता है उसमें? किस हालत में? सब कोमा में थे। कोमा में? जी। कोमा में कैसे गए वो? हा? उनके सर पे चोट लग गई थी, जिस वजह से वो कोमा में चले गए और पिछले 2 महीने से वो हॉस्पिटल में थे। पिछले 2 महीने से हॉस्पिटल में थे और लाश मिली आइस फैक्ट्री में सर। तो तुमने हॉस्पिटल वालों से पूछा नहीं कि कैसे गायब हो गए तुम्हारे पति? सो मैंने बहुत बार पूछने की कोशिश की, लेकिन हर बार ना उन्होंने मुझे डांट के भगा दिया। आप कहाँ पे थी जब आपके पति हॉस्पिटल से गायब हुए? मैं हॉस्पिटल में थी। ये तो कमाल हो गया सर, पत्नी के सामने पति का किसी ने खून कर दिया और लाश को हॉस्पिटल से लेके चला गया। सर मैं हॉस्पिटल से घर गई थी कपड़े लाने के लिए। लेकिन जब मैं वापस हॉस्पिटल में आई तो मैंने देखा कि सिद्धार्थ वहाँ पे बेड पे लेटा हुआ है और उसके मुंह पे चादर ढकी हुई है। बस मैं भी ऐसे ही सो गई। लेकिन जब मैं सुबह उठी तब भी मैंने वही देखा कि सिद्धार्थ के मुंह पे चादर है। तब मुझे शक हुआ, लेकिन जब मैंने वो चादर हटाई तो हाँ, तो क्या देखा तुमने? मैंने देखा कि वहाँ पे सिद्धार्थ नहीं है। उस बेड पे तकिया रखा हुआ है और उसके ऊपर चादर है। हॉस्पिटल में से एक आदमी को उठा के लेके गया और किसी को पता तक नहीं चला। ये खूनी कोई हॉस्पिटल का ही आदमी है। उमंग, तुम जा सकते हो, जरूरत पड़े तो हम तुम्हें फिर से बुला लेंगे। क्या नाम है इस हॉस्पिटल का? तुम फिर से यहाँ आ गई। हमने कहा ना कि हमें नहीं पता कि तुम्हारा पति कहाँ है। कैसे नहीं पता? इसका पति इसी हॉस्पिटल में एडमिट था ना? एक्सक्यूज मी, आप लोग कौन है? डॉक्टर करण, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? तो तुम सीआईडी को भी यहाँ बुला लाई? डॉक्टर करण, तुम इस हॉस्पिटल के इंचार्ज हो और तुम सिद्धार्थ की ट्रीटमेंट कर रहे थे, है ना? जी हाँ, पर हम लोगों ने क्या किया है? सिद्धार्थ का खून, समझे? सिद्धार्थ का खून। और हमें शक है कि उसका खून हॉस्पिटल में से ही किसी ने किया है। क्या सिद्धार्थ का खून हो गया? जी हाँ। मगर हम लोग ऐसा क्यों करेंगे? हम लोग तो उसकी जान बचाने में लगे हुए थे। जान बचाने में लगे हुए थे? बड़ी अच्छी तरीके से जान बचाई आपने। उन्हें हॉस्पिटल से कोई उठा के लेके चला गया और आइस फैक्ट्री में ले जाकर बर्फ में जमा दिया। यहां से ले जाकर बर्फ की फैक्ट्री में? मगर ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो वहां कोमे में था।
वही तो हम भी कह रहे डॉक्टर करण कि अगर सिद्धार्थ कोमा में था तो वो बर्फ की फैक्ट्री तक पहुंचा कैसे? कुछ चल के तो नहीं जा सकता है? जी नहीं। बस तो इसका मतलब एक ही है कि उसे कोई वहां तक लेकर गया और वो यहीं से कोई है, इसी हॉस्पिटल में से। अरे नहीं सर, ये झूठ है। भला हम लोगों में से कोई ऐसा क्यों करेगा? वही तो, क्यों करेगा? बस जैसे ही पता चलेगा ना कि सिद्धार्थ का खून कोई क्यों करेगा, उसी वक्त यह भी पता चल जाएगा कि सिद्धार्थ का खून किसने किया है। समझे? हाँ जी कहिए। हाँ, अरे यार वही पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं बॉस। नहीं, अभी लाश के 2-3 टेस्ट होने बाकी। हाँ ठीक है। हाँ ओके। ये रात दिन एक कर दिया, खाना पीना तक छोड़ दिया, ये पता लगाने के लिए कि आखिर इसकी मौत हुई तो हुई कैसे, लोगों को दिखाई नहीं देता। सर नहीं सर, मैं तो ये कह रहा था कि साफ साफ दिख रहा है कि इसकी मौत सिर पे चोट लगने की वजह से हुई है, तो फिर सर मौत की कोई दूसरी वजह ढूंढने की क्या जरूरत है? जरूरत है फ्रेडी, जरूरत है, क्योंकि मुझे शक हो गया है और मुझे मेरा शक दूर करना है। अच्छा सर, ये शक आपको हुआ क्यों? मैं आपकी कुछ मदद करूं? डॉक्टर तारिका भी नहीं है, डॉक्टर सोनाली भी नहीं है। ओह थैंक यू काजल, तुमने कम से कम पूछने की कोशिश तो की। इन्हें देखो, हाथ पे हाथ बांधे खड़े हैं बेशर्मों की तरह से। इसके फेफड़ों में से थोड़ा पानी निकाल के देखने की कोशिश करते हैं। सचिन, इस आदमी के फेफड़ों में वही पानी है जो बर्फ बनाने के काम में आता है। बर्फ का पानी? लेकिन यह आदमी तो बर्फ में ही था ना? हाँ एग्जैक्टली फ्रेडी, बर्फ में ही था। बर्फ के पानी में इसकी मौत हुई, दम घुटने की वजह से। मुर्दों के फेफड़ों में अपने आप पानी नहीं भरता है बॉस। ये आदमी जिंदा था, इसकी सांसें चल रही थी। जैसे जैसे इसकी सांसें चलती रही, वैसे वैसे बर्फ का पानी इसके फेफड़ों में भरता रहा। इसीलिए मैं कह रहा हूं सचिन, जब इस आदमी को बर्फ के पानी में फेंका गया, ये जिंदा था। खून हॉस्पिटल में हुआ है तो हॉस्पिटल में काम करने वाले सभी लोग फंसेंगे। हम तो ढूंढ निकालेंगे उसको जिसने खूनी की मदद करके सिद्धार्थ को ऊपर पहुंचाया। समझे? एसीपी सर, आप हमारी बात पर विश्वास कीजिए सर। हमारे लोगों में से किसी का हाथ नहीं है इस खून में। और सिद्धार्थ गायब है, यह बात भी हमें तब पता चली जब सिद्धार्थ की वाइफ नुपुर ने हमें बताया।
मतलब ये किसी बाहर के आदमी का काम है, ये कहना चाहते हो? सर मुझे तो ऐसा ही लगता है सर। ऐसा हो नहीं सकता डॉक्टर करण, ऐसा हो नहीं सकता। तुम ही ड्यूटी पर रहते हो ना रात को? हाँ सर, मैं ही रहता हूँ। तो फिर एक 6 फुट के आदमी को कोई कंधे पे डालकर बाहर लेकर जाता है तो तुमने देखा तक नहीं है? सर मेरे रहते तो यहाँ कोई किसी को नहीं लेके गया बाहर। तो लेटे लेटे पेशेंट के क्या पर निकल आए? क्या वो यहाँ से उड़कर चला गया है? सर मेरे सामने तो कोई बाहर का आदमी भी अंदर नहीं आया सर। वाह, ना कोई अंदर से बाहर गया, ना कोई बाहर से अंदर आया, ना कोई उड़ के गया, ना कोई चल के गया। फिर भी महीनों से जो आदमी कोमा में था वो गायब हो गया। कैसे कैसे? खूनी अंदर का ही आदमी है सर, इन लोगों ने उसे कहीं छुपा दिया है। सर कमरे में ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जिससे खूनी के बारे में कोई सुराग मिल सके सर। कुछ भी नहीं मिला? डॉक्टर करण, सिद्धार्थ के सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स और उसके कमरे में लगे हुए सीसीटीवी कैमरा के रिकॉर्डिंग्स मुझे चाहिए। उसके साथ साथ उसे जितने भी लोग मिलने आते थे उन सब की लिस्ट भी चाहिए। नुपुर जी, आप संभालिए अपने आप को और खूनी को पकड़वाने में हमारी मदद कीजिए। आप लोग जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप लोग मेरे पति के खूनी को मत छोड़ना, उसे सजा जरूर दिलवाना। सजा तो उसे हर हाल में होगी। आप सिर्फ इतना बताइए, हॉस्पिटल में जो लोग सिद्धार्थ से मिलने आते थे उनमें से कोई गड़बड़ लग रहा था आपको? वो सिद्धार्थ का मैनेजर, मुझे तो वो गड़बड़ लगता है, और तो कोई ख्याल में नहीं। मैनेजर पे क्यों शक है तुम्हें? क्योंकि वो किसी फाइल पर मेरे पति के साइन चाहता था। लेकिन मेरे पति कैसे साइन करते, वो तो कोमा में थे। तो साइन मैंने ही कर दिए, लेकिन साइन हो जाने के बाद भी ना वो वहां से गया नहीं, वो वहीं पर बैठा रहा और मेरे पति को घूर रहा था वो। हॉस्पिटल स्टाफ के जिन जिन लोगों के नाम है इस लिस्ट में, वो सब है यहाँ पे हॉस्पिटल में? सर एक लड़का नहीं है, मोहन। मोहन? हाँ साहब, वो भी यहाँ पे वार्ड में था। कहाँ गया? पता नहीं साहब, काफी दिन से दिखाई नहीं दिया, वो अचानक गायब हो गया साहब। गायब हो गया? हाँ साहब। ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? अब रिवाइंड करो। बस यार, अब मैग्नीफाई करो चेहरा। अब प्ले करो। ये देखो, देखा? सिद्धार्थ ने अपनी पलक झपकाई। सर सिद्धार्थ तो कोमा में था, और कोमा वाला आदमी पलक कैसे झपका सकता है? ये तो आपको बताना चाहिए ना कि मामला क्या है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि सिद्धार्थ कोमा में था ही नहीं? हो सकता है सचिन, हो सकता है। ये सिद्धार्थ कोमा में था या नहीं? अगर ये कोमा में नहीं था तो ये भी पता लगाना पड़ेगा कि वो हॉस्पिटल से अपने आप कपड़े बदलकर आइस फैक्ट्री में क्यों गया। सर हॉस्पिटल में से एक वार्ड बॉय गायब है, मोहन नाम है उसका। क्यों डॉक्टर करण, हमें पहले क्यों नहीं बताया आपका एक वार्ड बॉय गायब है? सर वार्ड बॉय मोहन गायब नहीं है, वो यहाँ 4-5 महीने की ट्रेनिंग के लिए आया था।
और ट्रेनिंग पूरी होते ही वो चला गया। कहाँ गया आपको कुछ मालूम है? जी पता नहीं। ठीक है, तो इस वार्ड बॉय मोहन का फोटोग्राफ चाहिए हमें, समझे? और इस सिद्धार्थ के मैनेजर प्रदीप से मिलना होगा। क्या हुआ मैनेजर साहब, ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? लगता है मैनेजर साहब की तबीयत खराब हो गई। तबीयत? मेरी तबीयत को क्या हुआ? I'm okay। सर में दर्द होगा सर। दर्द सर में नहीं, ठीक है बिल्कुल। सिर में भी दर्द नहीं, तबीयत भी ठीक ठाक है, तो फिर अपने मालिक का खून करके यहाँ छुप कर बैठा है ना? सिद्धार्थ साहब का खून मैंने? हाँ तुमने। तुम ही जाते थे ना उनसे मिलने के लिए बार बार हॉस्पिटल में? हाँ सर, मैं जाता था हॉस्पिटल सिद्धार्थ साहब से मिलने, तो एक दिन मौका पाके अपने मालिक का खून कर दिया और उसकी लाश को फेंक दिया आइस फैक्ट्री में, है ना? मैं तो सिर्फ सिद्धार्थ साहब के लिए हॉस्पिटल जाता था, क्योंकि वो चाहते थे मैं उनके पास रहूं। चाहते थे का मतलब? वो तो कोमा में थे, है ना? नहीं सर, सिद्धार्थ साहब कोमा में नहीं थे। अगर सिद्धार्थ साहब कोमा में नहीं थे तो क्या वो हॉस्पिटल में लेटकर कोमा में पड़े रहने का नाटक कर रहे थे? हाँ? सर ये तो मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। आई रियली डोंट नो। तो फिर क्या मालूम है तुम्हें? सर मैं इतना जानता हूं कि एक दिन शाम को मैं सिग्नेचर लेने गया कुछ पेपर्स पे उनके। उस वक्त वहां पे नुपुर मैडम भी मौजूद थे। नुपुर मैडम ने कहा कि सिद्धार्थ साहब कोमा में है और सिग्नेचर वो कर देंगे, मगर मैंने देखा कि सिद्धार्थ साहब मुझसे कुछ कहना चाहते थे। क्या कहना चाहते थे? तुमने पूछने की कोशिश नहीं की? मैंने पूछने की बहुत कोशिश की सर, मगर नुपुर मैडम की वजह से वो कुछ कह नहीं पा रहे थे। मगर एक दिन नुपुर मैडम जैसे ही वॉशरूम गई, उन्होंने मुझे एक पेपर निकाल के दिया। पेपर? कैसा पेपर? क्या था उसमें? सर नक्शा है किसी चीज का। एक गेट, और गेट के सामने पीसीओ। क्या मतलब हो सकता है इसका? कोई ऐसा राज सचिन जो सिद्धार्थ अपने इस मैनेजर प्रदीप को बताना चाहता था, लेकिन अपनी पत्नी नुपुर को नहीं। गौर से देखो इस नक्शे को और याद करो कहां पर दिखी ये जगह। मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है सर। क्या याद आ रहा है? ये उसी आइस फैक्ट्री का गेट है जहां से हमें लाश मिली थी। वेरी गुड फ्रेडी। लेकिन फ्रेडी, मुझे लगता है ये नक्शा आइस फैक्ट्री का नहीं, पीसीओ का है। पीसीओ का? हाँ फ्रेडी, हम जब भी कभी किसी छोटी जगह का नक्शा बनाते हैं तो उसके आसपास जो भी कोई बड़ी जगह हो, कोई लैंडमार्क हो, उसका रेफरेंस देते हैं। तो इसका मतलब है ये नक्शा उस आइस फैक्ट्री का नहीं, पीसीओ का है। हेलो सर। तुम ब्यूरो में क्यों आए? मुझे लगा कि नहीं अभिजीत, तुम्हें कहा था आराम करने के लिए। ओके सर। सर हॉस्पिटल से फैक्स आया सर। उस वार्ड बॉय मोहन के बारे में सब जानकारी है इसमें। मोहन? फ्रेडी? फ्रेडी तो राजेश है, राजेश, जो आइस फैक्ट्री में काम करता है। मतलब सर ये राजेश मोहन बन के हॉस्पिटल में भी वार्ड बॉय का काम करता था? हाँ फ्रेडी, ये वही है, राजेश उर्फ मोहन। और सिद्धार्थ का खून भी इसी ने किया है, इसी ने किया है। सचिन, काजल, तुम लोग पीसीओ में जाओ, और फ्रेडी तुम और विवेक उठाओ इस राजेश को
यस सर। दया, समझ में नहीं आता इसके घर का दरवाजा खुला है, हो क्या गया है उसे? अभिजीत, अभिजीत, दया तुम? क्या हो गया तुम्हें? हाँ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही है। ऐसे ही? अभिजीत, हम तुमसे मिलने आए और तुम हमसे मुंह फेर कर खड़े हो। देखो अभिजीत, तुम जो कुछ भी कर रहे हो ना, ठीक नहीं है। ब्यूरो में से भी तुम बिना बताए चले आए, इसका क्या मतलब हो सकता है? अभिजीत, अगर कोई परेशानी है तो हमें बताओ, मिलके दूर करेंगे ना? हाँ? अरे हुआ क्या है अभिजीत? हमने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमसे बात नहीं करना चाहते? मुंह पे ताला लगा लिया? ये बात आप खुद जानते हैं एसीपी साहब। क्या? मैं खुद जानता हूं? मतलब साफ है सर। अब आपके दिल में अभिजीत के लिए प्यार खत्म हो गया है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो अभिजीत? अभिजीत, मैंने तुम पर हमेशा अपने बेटे से बढ़कर प्यार किया है, और तुम? ये सब कहने की बातें हैं सर। अगर ऐसा होता तो मुझे ब्यूरो से निकाल के घर में नहीं बिठाते आप। अभिजीत, तुम्हें घर पे इसलिए बिठाया ताकि तुम आराम कर सको। तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है, और हम लोग तुम्हारा भला चाहते हैं यार। नहीं यार, मुझे किसी की मेहरबानी नहीं चाहिए। मेरे में इतना दम है कि मैं अपनी जिंदगी खुद जी सकता हूं। देखो अभिजीत, मैं तुमसे कुछ कहता नहीं हूं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम... सर प्लीज, आप लोग मुझे अकेला छोड़ दीजिए। आप लोग चले जाइए यहां से। ठीक है अभिजीत, हम लोग जाते हैं। अपना ख्याल रखना। देखो अभिजीत, अगर हमारी जरूरत पड़े तो याद करना, हम तुम्हारे आसपास ही रहेंगे। शायद उसकी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। ठीक है। आखिरी बार आपसे कह रहा हूँ सर, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। ओके सर, थैंक यू सर। 2 रुपये होना सर? 2 रुपये। थैंक यू सर। सर ये पीसीओ आपका ही है? साहब आम खाने आए हैं पेड़ गिनने। फोन करना है तो करो, नहीं तो जाओ यहाँ से। तुम्हें क्या मतलब, मैं मालिक हूँ या नौकर? मतलब है, तभी तो पूछ रहे हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि हम सीआईडी से और आपसे कुछ पूछताछ करना चाहते। साहब जो कुछ बताना था वो तो मैंने बता दिया पुलिस को। क्या बता दिया आपने पुलिस को? वही जो 2 दिन पहले मेरी दुकान पर हुआ था। 2 दिन पहले?
क्या हुआ था तुम्हारी दुकान में? किसी ने मेरी दुकान का ताला तोड़ा और सारा सामान इधर उधर फेंक दिया। पूरा सामान इधर उधर फेंक दिया, लेकिन कोई चोरी नहीं हुई? यही सोच के मैं हैरान हूँ, सामान कुछ चुराया भी नहीं, फिर सामान इधर उधर बिखरने की क्या जरूरत थी? मतलब साफ है, किसी ने कोई चीज ढूंढने की कोशिश की है तुम्हारी दुकान में। मगर मेरी दुकान में कोई क्या ढूंढेगा? कोई खास चीज छुपाई थी तुमने? कोई कीमती चीज? यहाँ क्या कीमती हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सिद्धार्थ ने कुछ छुपाया हो यहाँ पे? मेरा मतलब है खूनी के बारे में कोई जानकारी वगैरह? हो सकता है कैसे, इसीलिए सिद्धार्थ ने आइस फैक्ट्री का गेट और इस पीसीओ का नक्शा बनाकर इस मैनेजर को दिया था। दुकान की तलाशी लेनी पड़ेगी हमें। अच्छा भाई साहब, हम देखना चाहते हैं कि आपकी दुकान में ऐसा क्या छुपाया था, तलाशी लेनी होगी। राजेश, चुपचाप बाहर आ जा। चुपचाप बाहर आ जा राजेश, वरना तेरी तो क्या हुआ साहब? सर आप ठीक तो हो ना? बाप रे, पता नहीं क्या डाल के रखा है कमरे के बीच में। गॉड, लगता है हमारे आने से पहले ही किसी ने काम तमाम कर दिया है इसका। उल्टे से ये देखो, चाकू से मारा है, मगर चाकू कहाँ है? सर, हाँ विवेक, ये देखिए सर। पेन का कैप। सर इसके पास तो पेन नहीं है, फिर ये कैप किसका हो सकता है? खूनी का। सिद्धार्थ अगर कोमा में नहीं था तो फिर वो कोमा में पड़े रहने का नाटक क्यों कर रहा था? मैं बताती हूँ। सुरेखा जी आप? मैं नूपुर और सिद्धार्थ के बारे में बताने आई। नूपुर और सिद्धार्थ के बारे में? क्या क्या जानती हैं आप उन दोनों के बारे में? नूपुर ने ही खून किया है सिद्धार्थ का। नूपुर ने? जी हाँ। सुरेखा जी, ये आप कैसे कह सकती हैं? नूपुर जिस टीवी शो में काम कर रही थी उसका नाम है माँ एक्सचेंज, और उस शो की मैं होस्ट हूँ। उस शो में 2 हफ्ते के लिए 2 माएँ अपना घर बदलकर दूसरे के घर में जाती हैं। तो आप भी देखें कैसे एक नए परिवार और नए रिश्तों के साथ जूझती है एक माँ। ये दिखाने के लिए हम 24 घंटे उन पे नजर रखते हैं। कौन क्या कर रहा है इसकी रिकॉर्डिंग चलती रहती है। फिर नूपुर हमारी पहली कंटेस्टेंट थी जिसका एपिसोड सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पे आने वाला था 12 और 13 जनवरी को। लेकिन हमारे भी कुछ नियम हैं, उनका पालन नहीं कर पाई वो। क्या क्या नियम होते हैं आपके इस शो के? माँ एक्सचेंज के शो के रूल्स के अनुसार जब एक माँ घर बदलती है तो इसे पूरे रूप से अपने नए घर में रहना पड़ता है और बाहर की दुनिया से सारा कांटेक्ट छोड़ना पड़ता है। लेकिन रिकॉर्डिंग के दौरान हमने देखा कि नूपुर किसी से बात कर रही है फोन पर, इसीलिए हमें उसे इस प्रोग्राम से निकालना पड़ा।
अब इसकी जगह दूसरा एपिसोड दिखाया जाएगा। तो क्या सुरेखा जी आप हमें बता सकती हैं नुपुर क्या बात कर रही थी फोन पर? नूपुर अपने पति सिद्धार्थ का खून कराने की बात कर रही थी फोन पर। सिद्धार्थ का खून करने की बात कर रही थी? जी हाँ। तो फिर सुरेखा जी आपके पास तो वो टेप तो होगी ना जिसमें ये रिकॉर्डिंग हुई होगी? नहीं, वो टेप हमने उसके पति सिद्धार्थ को दे दिया। चलो कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। नहीं, इसमें थैंक यू कहने की क्या जरूरत है, ये तो मेरा फर्ज था। आप लोगों को भी तो सच्चाई पता चले। सचिन, मैम को गाड़ी तक छोड़ कर आओ। अब समझ में आया, जैसे ही वो सिद्धार्थ ने टेप देखा वो टेंशन में आया और उसका एक्सीडेंट हो। हाँ सर, उसने मौके का फायदा उठाया और कोमा में जाने का नाटक किया सर। पर सर वो टेप अब है कहाँ? सर हो सकता है सिद्धार्थ ने वो टेप कहीं छुपा दिया हो। सिद्धार्थ ने वो टेप उस पीसीओ में छुपा के रखा था जिसका नक्शा बनाकर उसने अपने मैनेजर को दिया था। एक बार ये टेप हमारे हाथ में आ जाए ना तो पता चलेगा नुपुर किसके साथ फोन पर बात कर रही थी सिद्धार्थ के खून के बारे में। कौन है वहां पे? हाँ, कौन है वहां पे? देखो तुम जो भी हो ना, सामने आ जाओ वरना मैं शोर मचा दूंगी। ओहो, तो तुम हो। अरे तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अगर तुम नहीं खांसते ना तो मैं शोर मचा देती। वैसे भी मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी। अरे तुमने जो मेरी मदद की है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी मदद के बिना ना सिद्धार्थ को ठिकाने लगाना बहुत ही मुश्किल काम था। एक अच्छे दोस्त होने का फर्ज निभाया है तुमने। देखो ना, हमारा काम भी हो गया और किसी को पता भी नहीं चला। बहुत बहुत स्वागत है आपका नुपुर जी। आपको तो अवार्ड मिलना चाहिए। हाँ? बहुत बहादुरी का काम किया आपने। आपने पति का खून किया, भाई वाह। बहादुर लोग कायरों की तरह नहीं भागते, समझे? बाप चाहे कितना भी छुपा लो, एक न एक दिन जुबान पे आ ही जाता है, जैसे तुम्हारे जुबान पे आ गया। सीआईडी? बताओ तुम्हारे साथ कौन मिला हुआ है खून में? अभी भी भागता है, हा? समझ में नहीं आता ये दुख पकड़े जाने का है या फिर किए के पछतावे का।
दोनों का ही दुख है सर। खून करने का भी दुख है और पकड़े जाने का तो है ही। ये तुम्हें कैसे मालूम पड़ा फ्रेडी? दोनों आंखों से आंसू बह रहे सर। हाँ, ये बात तो है, ये बात तो है। अब रोना धोना बंद करो, तो सच सच बताओ, बताओ क्यों मारा तुमने अपने पति सिद्धार्थ को? पति मत कहिए उसे मेरा, वो तो सिर्फ नाम का पति था, असलियत में तो वो हैवान था, हैवान। अपने पति को हैवान कह रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? हैवान को हैवान बोलने में कैसी शर्म? अरे दिन रात मारता रहता था वो मुझे, उसने मेरी जिंदगी हराम कर दी थी। पर वजह क्या थी तुम्हें मारने की? क्या मालूम, बिना बात की मारना पीटना शुरू कर देता था। मैं तो बहुत दिनों से रास्ता ढूंढ रही थी, उससे छुटकारा मिल जाए। और इसलिए तुमने अपने दोस्त उमंग को अपने प्लान में मिला लिया। राजेश को पैसे का लालच दिखाया और उसे वार्ड बॉय बनाकर हॉस्पिटल में भेज दिया, है ना? हॉस्पिटल में सिद्धार्थ को मारना आसान नहीं था। राजेश ने उसे वहां से निकालने में तुम्हारी मदद की। तुम दोनों को मालूम था ना कि सिद्धार्थ कोमा में नहीं है? जब सिद्धार्थ मैनेजर को नक्शा बना के दे रहा था उस टेप का, तब मैंने उसे देख लिया था। वही टेप ना जिसमें तुम्हारी और उमंग की बातें रिकॉर्ड है, सिद्धार्थ का खून करने के बारे में। हाँ, मगर वो मैनेजर बेवकूफ निकला। वो सिद्धार्थ की बात को समझ ही नहीं सका। और जैसे ही तुम्हें टेप मिला, तुमने सिद्धार्थ का काम तमाम कर दिया। तुमने सिद्धार्थ के सर पे वार करके उसे बेहोश किया और फिर राजेश की मदद से हॉस्पिटल से बाहर निकाला उसे। हाँ। पर लाश को आइस फैक्ट्री में छुपाने की बेवकूफी क्यों की तुम लोगों ने? हा? उसे कहीं और भी तो फेंक सकते थे। लाश बाहर फेंकने का वक्त ही नहीं मिला। दो खून किए तुम लोगों ने, अब जेल में सड़ते बैठना, फांसी होगी तुम्हें। ले जाओ इन्हें। अभिजीत, तुम? मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी थी। क्या? आपका कुछ सामान है मेरे पास, उसे लौटाने आया हूं। ये तुम क्या कर रहे हो अभिजीत? कुट कुट के जीने से अच्छा है सर कि मैं सीआईडी ही छोड़ दूं। तुम सीआईडी छोड़ रहे हो? जी हाँ। अभिजीत, घर जाओ और जरा ठंडे दिमाग से सोचो। अब मुझे और कुछ भी नहीं सोचना है। अभिजीत, 13 साल हो गए मुझे सीआईडी में काम करते हुए, तुम्हारे साथ काम करते हुए। मैंने आज तक कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, मगर आज मांग रहा हूं। ऐसा मत कर मेरे भाई। ये मैं अपने आप नहीं कर रहा हूं दया। एसीपी साहब और तुम दोनों चाहते हो ना कि मैं सीआईडी में काम ना करूं? हमने कब कहा कि तुम सीआईडी में काम मत करो? और क्या, घर में जाके बैठो। घर में क्या मतलब निकालूं इसका मैं? सर, अभिजीत, जरा समझने की कोशिश करो। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। मैं चाहता हूं कि तुम जाकर के थोड़ा आराम करो, क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए। और मैं बार बार यही कह रहा हूं सर कि मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं सर। नहीं अभिजीत, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हें आराम और इलाज की जरूरत है। बीमार तो आप लोगों ने मुझे कर दिया है। मैं ठीक हूं सर। अभिजीत, For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.